द मुंगेरी लाल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कामना करता हूं कि आपका चैनल जिस उद्देश्य से लेकर के चले हैं तमाम लोगों को आवाज बन करके आम जन तक पहुंचाने के लिए यह सफलतापूर्वक पहुंचे, इसके लिए पुनः आपको बधाई। सर, वर्तमान राजनीति की बात करें तो अभी 2025 का चुनाव बिहार विधानसभा गुजरा है, जिसमें भाजपा को प्रचंड, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन सर, एक सवाल उठता है कि राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जिस तरह से नौजवानों में उत्सुकता थी, उस अनुसार से रिजल्ट सामने नहीं आया। क्या रहा? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी अपनी पार्टी को मजबूत करने का परवाह नहीं किया है। वह देश को, देश के बेरोजगारों को, देश के किसानों को, देश के संविधान को और देश के हर एक तरह के समस्याओं के समाधान के लिए वह आगे आया है। और देश को मजबूत करने के लिए, देश को, संविधान को मजबूत करने के लिए वह हमेशा आगे आया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा बेरोजगारी पर बात करती है, महंगाई पर बात करती है। सवाल उठता है कि बेरोजगारी और महंगाई पर बात तो करते हैं, लेकिन आपके पास रोड मैप क्या है? आप जनता को रोड मैप समझाने का प्रयास करें ताकि आप पर लोग विश्वास करें। देखिए, रोड मैप तो उसे बनाया जाता है जिसका नया कोई रास्ता नहीं होता है, उसके लिए रोड बनाया जाता है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार होती थी जी, तो जो ग्रेजुएशन कर लेते थे वैसे लोगों को भी रोजगार के लिए, कहीं आने जाने के लिए, पढ़ने के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। और उनके समय में जो केंद्रीय संस्थाएं रहे हैं उसमें जो रोजगार मिला है वह आज तुलना कर सकते हैं। आने वाला जो भविष्य है उसको छोड़ दीजिए, जो भूत है उसी को आप देख लीजिए। अच्छा, 2025 का हार कहीं यह तो नहीं कि आपसी महागठबंधन में आपसी मतभेद रहा हो, इसके वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा? देखिए, आपसी यदि मतभेद रहता तो गठबंधन होता नहीं। आपसी मतभेद इसमें कुछ नहीं था। ऑलरेडी हम लोग पहले ही से, चूंकि राहुल गांधी एक ऐसा अनुभवी नेता है जो देश नहीं विदेश में भी ऐसा अनुभव करने वाला बहुत कम लोग हैं। आप कोरोना को देखिए, जब कोरोना होने वाला था उसके पहले ही उन्होंने बतलाया। तो सारा चीज बिहार में जब चुनाव होने वाला था तो उन्होंने पहले ही कहा कि यहाँ वोट चोरी होने वाला है, और वोट चोरी हुआ। और वोट चोरी हो कर वोट चोरी कर लोग सरकार बनाया। वोट चोरी तो ये पुराना बात है, इस पर काम नहीं चलेगा। आखिर बिहार में अपने कांग्रेस की अपनी कड़ी को मजबूत करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है कि लोगों से जुड़ सकते हैं आप? क्योंकि अभी तक जो हुआ है राहुल गांधी के दौरे से ऐसा भी लग रहा था कि इस बार कांग्रेस का अच्छा खासा यहाँ पर रहेगा, लेकिन जो सीट था उसको भी गवा दिए। तो कैसे मजबूत करिएगा कांग्रेस? देखिए, वोट चोरी का मामला जो आप बोले हैं कि छोड़िए, तो छोड़ने का कहाँ प्रश्न है। आप देखिए, चुनाव के 3 दिन पहले बिहार के हर एक विधानसभा में औसतन 60,000 लोगों को खाता में 10-10 हजार रुपया दिया गया। क्योंकि बेरोजगार बिहार में ऐसा बेरोजगारी है, ऐसा लोग भूखमरी के कगार पर हैं, बेरोजगार हैं कि एक एक पैसा के मुमताज है। और 10-10 हजार रुपया जिनके खाता में चला गया तो निश्चित रूप से वो प्रभावित हुए और उसके चलते वोट कलवट हुआ। और हमारे महागठबंधन में थोड़ा सा उससे जो वोट में था वह कमी आई। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी के लोग हैं जो कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। गठबंधन है तो गठबंधन में सभी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यदि कांग्रेस बढ़ती तो महागठबंधन की ताकत बनता, महागठबंधन की ताकत बनता तो तेजस्वी यादव उसके मुख्यमंत्री होते हैं। तो क्यों सोचेंगे ऐसा? संगठन को मजबूत करने की क्या रणनीति है आपके पास? हमारे पास
व्यक्तिगत कोई राजनीति नहीं होता है कांग्रेस में। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक पार्टी है और कांग्रेस पार्टी एक रणनीति बनाती है और हम लोग जो वर्कर हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, उसको बढ़ाना रहता है, उसको गांव तक ले जाना रहता है। तो संगठन बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में सृजन के तहत संगठन बना रहा है, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर। और सृजन का मतलब होता है कि नए तरह से, नए सिरे से उसका सृजन करना। तो यह 3 तारीख से गया में भी उसका आगाज हो चुका है और पूरे बिहार में 3 तारीख से चल रहा है। और हम लोगों के पास बहुत सा मिशन है जो काम किया हुआ है। हम लोग खास करके गया जिला में चल रहा है, हम लोग एक कांग्रेस चली गांव की ओर के तहत हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार गांव में जाकर अपने पार्टी के विचार को, राहुल गांधी जी के कर्तव्य को, उनके कर्मों को, कांग्रेस ने पहले क्या किया है, उस सब को याद करवा रहे हैं। और निश्चित रूप से जहां पर जिस गांव में हम लोग जाते हैं उसमें अधिकतर लोग कांग्रेस के पक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं और कांग्रेस की विचारधारा से लोग प्रभावित हो जाते हैं और कांग्रेस के पक्ष में आने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा चीज, जो देश की आजादी के लिए, जो स्वतंत्रता में जो अपना योगदान दिए थे, उनके परिजन, चूंकि वह तो अब बहुत कम, शायद सैकड़े एकाध हैं और वो भी लगता है कि नहीं है, लेकिन उनको याद कराने के लिए कि आपके जो पूर्वज थे वह देश को आजाद कराने में हम योगदान दिए हैं। तो उसके तहत भी गया जिला कांग्रेस कमेटी एक हम कार्यक्रम चला रही है। वह कार्यक्रम चला रही है स्वतंत्रता परिजन सम्मान यात्रा, जिसके तहत हम लोग एक के स्वतंत्रता सेनानी के यदि 25 हो, 50 हो, 100 हो, 10 हो, सभी लोग को जो जन्म लिए हैं और जो 90 वर्ष या जितने मैंने जो जीवित हैं, सभी लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं और उन्होंने अपने स्वेच्छा से कांग्रेस में पुनः लौट रहे हैं और अपने घरों पर बहुत शान से कांग्रेस का झंडा लहरा रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति में सरकार गठन के बाद एक नया परिभाषित हुआ है, बुलडोजर जी, क्योंकि बिहार में नीतीश जी भी लोकसभा में अपना वचन देते थे कि सेकुलरिज्म और गरीबों की बात करते थे। आज वही नीतीश कुमार के रीजन में बुलडोजर चल रहा है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, बुलडोजर चलना उसका अलग अलग मायने है। बिल्कुल, बहुत सा जगह पर मैं समर्थन भी करता हूं कि जहां पर सार्वजनिक स्थल है जिससे ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, वैसी जगह को खाली करवाना चाहिए। लेकिन उसके पहले जिस हिसाब से जो डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में जो बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी के चलते लोग छोटा छोटा अपना रोजगार खड़ा कर रहे हैं फुटपाती तौर पर, गुमटी में अपना झोपड़ी लगाकर, गुमटी लगाकर, ठेला पर। तो वैसे लोगों को हित में पहले उनको कहीं ना कहीं सेटलमेंट करना चाहिए, उनको पहले स्थान देना चाहिए जिससे उनका रोजी रोटी भी नहीं रुके और आपका यातायात का जो व्यवस्था है वह भी सुचारू रूप से चले। बिल्कुल। केंद्र सरकार द्वारा अभी मनरेगा योजना का नाम चेंज करके जी राम जी किया है। तो हम यह जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि मनरेगा और जी राम जी दोनों में क्या डिफरेंट है और क्या लॉस हो सकता है? मजदूरों को लॉस है या कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस द्वारा जो लागू किया गया मनरेगा कहीं अस्तित्व मिटाने का तो षड्यंत्र नहीं चल रहा है? देखिए, हमारी पार्टी जो है हमेशा देश के सभी वर्गों के लिए काम करता है और जब 2004 से 14 के बीच में मनमोहन जी की सरकार रही, कांग्रेस की जब सरकार रही, तो उन्होंने बहुत सा गारंटी योजना चलाए, जैसे रोजगार के गारंटी के लिए नरेगा चलाए, खाने के लिए लोग भूखमरी से रहते थे तो खाने के लिए हर एक परिवार को जन वितरण प्रणाली के तहत गल्ला खाद्यान्न पदार्थ देने का काम किए, राइट टू एजुकेशन चलाएं, राइट टू फूड चलाएं, राइट टू वर्क चलाएं, राइट टू, माने जितने तरह का काम था
कि कहीं कोई लोग उपेक्षित नहीं रहे, इसके लिए गारंटी पूर्वक योजना चलाया और उसके तहत मनरेगा कार्यक्रम हमारा पार्टी ने चलाया कि जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, और उसके तहत 90% केंद्र सरकार उसका पैसा देता था और 10% राज्य सरकार देती थी। आज यह नाम बदलने का सिर्फ एक बहाना है, यह योजना बंद करने की साजिश है। चूंकि आज इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने लाया है कि 40% प्रदेश जो राज्य सरकार है वह इसमें इन्वॉल्व करे, और 40% कोई राज्य में व्यवस्था है नहीं, आर्थिक रूप से कहीं मजबूत है नहीं, तो न यह 40% योजना लगाएगा और न वो 60% देगा। एक देहात में कहलाम कैसे है कि न 9 मन घी होगी न राधा नाचेगी, तो वही यह मामला है। और चूंकि इस पर हमारी यदि सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी का सोच है, कांग्रेस का सोच है, 100% कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो नरेगा के तहत 7% वह पैसा केंद्र सरकार देगा, और साथ साथ यह भी होगा कि अभी जो सड़क जो आने जाने के लिए, व्यवसायियों के लिए, मरीजों के लिए जो सड़क बना है, आने वाला दिन में जब सरकार बनेगी तो किसानों के लिए सड़क बनेगा कि उनके अपने खेत तक, अपने प्लॉट तक जाने के लिए उसको पक्की सड़क हो। यह नरेगा से कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो जी राम जी का जो चलाने का अथी है, जो लागू किया गया है, उसमें एनडीए के लोगों का यह भी कहना है कि किसानों को सुदृढ़ करने के लिए जी राम जी के तहत लेबर किसानों के खेत में काम करेंगे और पेमेंट सरकार देगी। इस पर आपको क्या लगता है, यह लागू हो सकता है? मृत्युंजय बाबू, मैं पहले ही कहा कि चूंकि जी राम जी नाम इसलिए रखा गया कि कोई उसका विरोध नहीं करे, भगवान के नाम से सब डरे। यह ऑलरेडी जो देश को आजाद कराए हैं जी, जिनकी अहम भूमिका रही है, आप समझ जाइए कि देश के लिए कितना त्याग महात्मा गांधी जी किए होंगे, कितना त्याग जवाहरलाल नेहरू जी किए होंगे। जब देश गुलाम था उस समय वह वरिष्ठी पढ़ने विदेश गए थे। अब समझिए कितने अमीर घराना के महात्मा गांधी जी होंगे जी। और जब देश की स्थिति देखें, देश के लोगों की स्थिति बद से बदतर देखें, तो उन्होंने तमाम भौतिक सुविधाओं को छोड़ करके एक लुंगी, एक धोती पर पूरे देश को आजाद कराने का काम किए। और आज जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वह भी उस समय उनके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। जब देश आजाद हुआ उस समय लोग को खाने के लिए अन्न नहीं था, लेकिन उन्होंने 98 अपने संपत्ति का 98% यानी कि 196 करोड़ रुपया, जितना उस समय देश का बजट था, लगभग उतना अपना संपत्ति देश को लगाने के लिए किए। और उतना ही नहीं, आज जितना दिन मोदी जी सरकार में है उतना दिन देश को आजाद कराने के लिए वह जेल में रहे हैं। वैसे वैसे लोगों के चलते आज देश आजाद हुआ। और जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी के नाम से सब लोग का एक आवाज था कि महात्मा गांधी देश के बापू हैं, उन्होंने देश का आजाद कराए। और उनके नाम पर रोजगार गारंटी चलाया गया, और उनके रोजगार गारंटी को ही समाप्त करने के उद्देश्य से पहले भी बोले, पुनः बोल रहे हैं कि न 9 मन घी होगी और न राधा नाचेगी। क्योंकि 40% उसमें शेयर स्टेट को देना है और स्टेट का उतना देना संभव है नहीं। इसलिए रोजगार को समाप्त करने के लिए, गरीबों की जो आर्थिक आमदनी है उसको समाप्त करने के लिए, गरीबों की जो खाने का जो स्रोत है कि कमा करके हम पैसा लाएंगे उससे खाने, वैसे लोगों को स्रोत को नष्ट करने के लिए, गरीबों पर वार करने के लिए, बेरोजगारों पर वार करने के लिए, चूंकि यह पूंजीपतियों की सरकार है, हम दो हमारे दो, तो इसलिए वह कार्यक्रम को नाम बदला गया, कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। एक तरफ कहा गया कि एनडीए द्वारा उनका एक नारा लगा, कांग्रेस मुक्त भारत। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने भी योजनाएं कांग्रेस द्वारा लागू की गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब गांधी मुक्त भारत? देखिए, जो जिनके लोग कहते हैं
कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। उनको क्या पता? कंगना रनौत ने बोली थी कि 2014 में यदि देश आजाद होता तो उनके लोग प्रधानमंत्री कैसे बनते? और उन्होंने जो कहा, आपका जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या बोले? पॉज करके बैक कर दीजिए। और आपने जो कहा कि कांग्रेस मुक्त देश को बनाना चाहते हैं, हमें हंसी छूटता है लोकतंत्र पर कि आज जो देश के लोकतंत्र के माध्यम से सरकार में बैठे हुए हैं उन्हें लोकतंत्र पता नहीं है। लोकतंत्र का खूबसूरती है विपक्ष पर। जब हमारी पार्टी की सरकार बनती थी, कांग्रेस की सरकार बहुमत से सरकार बनता था, तो दूसरे दल के लोगों को भी जवाहरलाल नेहरू जी अपने कैबिनेट में रखते थे और वह सोचते थे कि जितना मजबूत विपक्ष रहेगा उतना मजबूत हम आईना, उतना अच्छा आईना देखेंगे और उतना अच्छा देश के लिए, देश के लोगों के लिए मैं काम करूंगा और देश की समस्या का समाधान होगा। यह सोच होता था। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जो सोचता है कि हम विपक्ष को विमुक्त कर दें तो वह तो तानाशाही है, वह लोकतंत्र कहाँ है। यह पहले ही 400 का नारा लगाते थे कि देश के संविधान को हम खत्म करेंगे और मनुस्मृति को लावेंगे। तो मनुस्मृति अब आने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर जो खास कर करके यह जो देश है, या देश में जो पिछड़े पंक्ति के लोग थे उनको समानता में लाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, सामाजिक न्याय के माध्यम से समानता देने के लिए बहुत सालों कुर्बान किया और वो कुर्बानी खाली नहीं जाने वाला है। सब लोग उनका इतिहास जानता है। यदि वह भारत मुक्त बनाने का, कांग्रेस मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे तो देश उनकी पार्टी को नामो निशान मिटा देगा। और चूंकि सच्चाई जो है वह थोड़ा लेट से आता है। आज राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, आज राहुल गांधी में जो ईमानदारी है, राहुल गांधी में जो लगन है, राहुल गांधी में जो जज्बा है, राहुल गांधी में जो सपना देश को बनाने के लिए देखा है, वह सपना अब टूटने वाला नहीं है। वह आज न कल वह सपना राहुल गांधी जी करके साकार करेंगे और देश खुशहाली की ओर लौटेगा। और तमाम जो खास करके बिहार के लोगों ने, अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। आज राहुल गांधी जी आज पूरे देश के सदन में कोई बोलने का पहला बार काम किया तो वह 90% का आवाज राहुल गांधी बना। और राहुल गांधी नाम से कोई उनके साथ सम्मिलित नहीं हुए हैं, उनका विचार से लाखों लाख लोग, 90% के लोग की सहानुभूति उनकी बढ़ी है। वह आज न कल वोट में उनके पक्ष में बढ़ेगा और राहुल गांधी निश्चित रूप से देश के कमान संभालेंगे और देश के तमाम लोगों को एक तराजू पर तौलेंगे, बराबरी का संदेश देंगे, सामाजिक न्याय का संदेश देंगे, समता मूलक समाज बनावेंगे और एक दूसरे गांधी का रूप धारण कर यह एक इतिहास कायम करेंगे। उत्तरा मंत्री के पति ने बिहार के लड़कियों पर एक शब्द बोला है कि 25 से 30 हजार में बिहार में लड़कियां मिलती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस पर तो सुनने में भी गलानी होता है हमें, और ऐसे सवाल का जवाब देना भी गलानी महसूस होता है। क्योंकि भाजपा जो पार्टी है, इसको बहुत सारे लोगों ने विश्लेषण किया, लेकिन इस घटना से मैं लग रहा है कि भारतीय जल्लाद पार्टी है। और वैसे पार्टी जल्लाद आदमी वह जो इस तरह का वक्तव्य दिए बिहार के लोगों के प्रति, बिहार के महिलाओं के प्रति भी है, तो बिहार के महिलाओं के प्रति जो बोले वह बिहार के सम्मान की सिर्फ नहीं, देश की सम्मान की बात है। और इन लोग क्या बात करेंगे जो जाति और धर्म के नाम पर सिर्फ सत्ता उपजाना चाहते, सत्ता में जाना चाहते हैं, सत्ता को कायम रखना चाहते हैं। इन्हें किसी हिंदुस्तानी से मतलब नहीं है, किसी जात और धर्म से मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है सत्ता से। यदि इन्हें धर्म से मतलब होता तो आज लाखों लाख लोग मर रहे हैं। आज उसमें क्या हिंदू नहीं है? और हिंदू भी है तो उसमें अधिकतर लोग का 100% लोग जो भाजपा को मदद करते हैं उनके लोग हैं। तो कहां उन्हें अपने पार्टी के लोगों से मदद, वो सहानुभूति है?
उनको किसी से सहानुभूति नहीं। और इस तरह का शब्द का जितना भी निंदा किया जाए, हम लोगों को तो लगता है कि इसके बारे में उन्हें इस्तीफा मांगना भी हम लोगों को शर्म लगता है। उन्हें तो अपने इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। जो जिन्होंने हमेशा, जिनके गठबंधन से बिहार में सरकार चल रही है, वो हमेशा दिन रात बात करते हैं कि महिलाओं को सम्मान देने का हम काम किए, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं मृत्युंजय बाबू आपसे, कि यदि मैंने आपको 33 रुपया दिया और फिर 15 रुपया और लगा के 17 रुपया और लगा के आपको 50 रुपया दिया जाएगा, तो जो 17 रुपया दिया उसको आप कहिएगा कि 50 रुपया दिया है? इसका जवाब तो सरकार देगी आपको। नहीं, हम एक चीज पूछ रहे हैं आपसे, बतलाना चाहते हैं। आप पूछने का मकसद इसको हमको बतलाने का है। आज महिलाओं को जो सम्मान मिला, 33% जो आबादी लोग बोलते हैं, 33% सबसे पहले जो आबादी मिला वह राजीव गांधी ने, जो महात्मा गांधी जो सपना देखे थे कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, और जो 2001 में जो पंचायती राज का चुनाव हुआ, उसके पहले जो महात्मा गांधी जी का सपना को साकार करना चाहते थे पंचायती राज के माध्यम से, तो कांग्रेस पार्टी ने संविधान में ही 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। मात्र 17% आरक्षण बिहार सरकार नीतीश कुमार ने दिया। तो 17 दूनी 34, उनके पहले ही मैं महिलाओं को दोगुना सम्मान दे करके अधिकार देने का कांग्रेस पार्टी काम किया। लोकतंत्र में एक अहम सवाल है, लोकतंत्र में आज के नेताओं में क्या है? उनके बिगड़े बोल, पहले अपशब्द बोलना, इसके बाद माफी मांग लेना, और आम जनता अगर इस तरह से व्यवहार में अगर लाता है किसी भी शब्द का, तो उस पर FIR हो जाता है, मामला दर्ज हो जाता है और कार्रवाई हो जाती है। इन नेताओं के बिगड़े बोल के लिए क्या कोई कानून बनना चाहिए? देखिए, आपने जो क्वेश्चन किए वो बोले लोकतंत्र का अहम सवाल। अहम का तो लोग बहम से तौलिए रहे हैं, बहम पैदा कर करके सारे अहम सवाल को गायब किया जा रहा है। लेकिन अब बहम चलने वाला नहीं है, चूंकि बहम कब तक चलेगा? काट का हारी कब तक चढ़ता है? राहुल गांधी लोगों की आवाज बनकर, दलितों की आवाज बनकर, पिछड़ों की आवाज बनकर, अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर, और समान जाति में भी जो उपेक्षित लोग हैं उनका भी आवाज बनकर, देश के बेरोजगारों की आवाज बनकर, देश के जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं उनका आवाज बनकर, जो छोटे छोटे रोजगार करते हैं उनका आवाज बनकर अब पूरे देश में छा गया है। इसलिए राहुल गांधी जी का जो अब रथ चला है, उनके पीछे जो फौज चला, उनके जो विचार चला है, उसको अब कोई रोकने वाला नहीं है। वह निश्चित रूप से आने वाला दिन में जो अहम सवाल आप कर रहे हैं उसका बहम स्वतः निकल जाएगा और वह स्वतः देश से गायब हो जाएंगे। बिगड़े बोल पर क्या कानून बनाने की आवश्यकता है? देखिए, बिगड़े बोल तो न हमारी पार्टी पहले ही बर्दाश्त किया है, न बोलने का प्रयास किया है और न सुनने का प्रयास किया है। आज भी जब सदन चलती है तो हमारे नेता विरोध करते हैं, लेकिन उसकी भाषा में एक सभ्यता होती है, उसकी भाषा में एक सीमा होता है। और पहले भी, आज के पहले भी प्रधानमंत्री बहुत बने, भाजपा के भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस तरह का बोल तो कभी जनतंत्र में कोई देखा नहीं था। और जो बोल है, काम करने वाला को बोलने की जरूरत नहीं होता है, भला ही वह जनता तक आवाज बाद में पहुंचे, लेट से पहुंचे, लेकिन वह पहुंचता है। क्योंकि मनमोहन सरकार जी ने कभी भाषण नहीं देते थे, वह काम करते थे। आज देश ललायित है, आज देश जो रहा है, आज देश उनका गुणगान गा रहा है। यदि वह बोलते तो उनके जीवित रहने पर ही लोग, जनता सुनता, लेकिन आज उनके मरने के बावजूद भी उनकी एक एक चीज को, उनकी एक एक पहलू को, उनके द्वारा किए गए एक एक काम को लोग याद कर रहा है। और आने वाला दिन में जो बहम पैदा कर रहे हैं, जो अहम आपने सवाल किया है, उसको पूरे तरह से देश नकार देगा, देश की जनता नकार देगा। क्या कांग्रेस पार्टी
फिर से चुनाव हारने के बाद जनता की आवाज बनेगी? कांग्रेस पार्टी को के बारे में मैं बोल रहा हूं मृत्युंजय बाबू, इसको साफ साफ सुन लीजिए और आप अपने माध्यम से जनता को बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव जीतने के लिए, कभी चुनाव लड़ने के लिए नहीं बना है। कांग्रेस पार्टी देश के किसी भी विकट परिस्थिति में, जब देश गुलाम था उस समय कांग्रेस पार्टी देश को आजादी के लिए बना, देश में सत्ता के लिए वह नहीं बना। और आज भी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता बोले हैं कि मैं 5 चुनाव नहीं, मैं लगातार भी चुनाव हारते जाऊंगा, इससे हमको मतलब नहीं है। मैं जनता की समस्या का आवाज बनूंगा, उनके समाधान के लिए मैं निरंतर काम करते रहूंगा और इसलिए कांग्रेस पार्टी बनी है। और निश्चित रूप से ऐसे पार्टी पर लोगों की भरोसा है, भरोसा जगेगा, विश्वास है, विश्वास जगेगा और कांग्रेस पार्टी पूरे लय के साथ, पूरे मजबूती के साथ, पूरे सिद्धांत के साथ, पूरे विचार के साथ, बेरोजगारों की आवाज के साथ, किसानों की समस्या के समाधान के साथ, निश्चित रूप से शिक्षा की जो बदहाली हो गया उसको, व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, स्वास्थ्य का जो चरमरा गई स्थिति, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी को जनता लाएगी। कांग्रेस पार्टी आएगी नहीं, कांग्रेस पार्टी को जनता निश्चित रूप से लाएगी। आज के मुंगेरी लाल के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष दांगी जी। नेक्स्ट एपिसोड में अन्य शख्सियत से मिलेंगे। नमस्कार।